हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। वीवर्स, हमारी आज की कहानियाँ विंडिगो से रिलेटेड कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसे मैंने रेडिट से लिया है। इसके अलावा भी विंडिगो की कई कहानियाँ मैंने इसी चैनल पे सुनाई है, आप उसे भी जाके सुन सकते हैं। और अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हिंदी नाइटमेयर्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलें, बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर। मेरा नाम जैकब है। मैं कनाडा में रहता हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये पूरी तरह मेरी एक सच्ची आप बीती है। मुझे पहली बार जब विंडिगो सुनने को मिला था तब मैं मात्र 14 साल का था, और उसी समय मेरे दादा ने विंडिगो के बारे में मुझे एक कंप्लीट जानकारी दे दी थी। लेकिन मेरे दादा ने विंडिगो के बारे में मुझे कुछ अलग ही थ्योरी बताई थी। मैं अपनी आप बीती सुनाने से पहले अपने दादा की वो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे कभी बताई थी। मेरे दादा का नाम ऑर्बस था। वो एक फॉरेस्ट रेंजर थे और वेस्टर्न कैनेडियन फॉरेस्ट में कार्यरत थे। वो जहाँ कार्यरत थे वहाँ से कुछ किलोमीटर अंदर जंगल में नवाजो ट्राइब के कुछ लोग आकर रहते थे, और नवाजो ट्राइब के उस एरिया में नॉर्मली किसी का जाना अलाउ नहीं था। लेकिन उस नवाजो ट्राइब के किसी एक से मेरे दादा की जान पहचान हो गई थी। इसलिए जब दादा जंगल में पेट्रोलिंग करने जाते तब कभी कभी वो नवाजो ट्राइब एरिया में चले जाते थे, और इसी तरह बाकी नवाजो ट्राइब के लोगों से भी दादा की अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक बार जंगल में नवाजो लोगों का कोई फंक्शन था जिसमें उन्होंने मेरे दादा को भी इनवाइट किया था, और जब मेरे दादा उस फंक्शन में जाने लगे तब वो मुझे भी अपने साथ ले गए थे। हम अपने घर से निकले और शाम होते होते उस फंक्शन वाली जगह पे हम पहुंच गए थे। जंगल के इतने अंदर नए लोगों के बीच मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन उस पूरे फंक्शन में बस मैं और मेरे दादा ही एकमात्र गोरे थे, बाकी सब के सब काले इंसान थे। आधी रात में फंक्शन के बाद जब हम वापस आने लगे और अपनी गाड़ी में बैठे तब मैंने उस नवाजो ट्राइब के लोगों के बारे में अपने दादा से पूछा। मेरे दादा ने नवाजो से रिलेटेड एक एक बात मुझे बताई और कहा ये लोग विंडिगो हंटर होते हैं, ये विंडिगो को मारते हैं और विंडिगो इस ट्राइब के लोगों से डरता है। आज पहली बार विंडिगो शब्द मेरे कानों में पड़ा था। मेरे दादा से पूछा विंडिगो क्या होता है। मेरे दादा ने बताया विंडिगो एक भूखी आत्मा होती है जो मृत हिरन के शरीर में उलझी हुई होती है, और कुछ लालची लोग जो सुपर पावर बनने की लालच रखते हैं वो एक खास तरह का रिचुअल और साधना करके शैतान को खुश करते हैं। ये खास तरह का रिचुअल और साधना मृत हिरन के शरीर या उसके स्कल के ऊपर की जाती है। जो इस रिचुअल में सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो सच में सुपर पावर हो जाता है। लेकिन इस रिचुअल में किसी से अगर कुछ गलती हो जाए तो इंसान खुद को भूल के इंसान और जानवरों के बीच में फंस के रह जाता है, और फिर वो पूरी जिंदगी भूख में तड़पता हुआ जंगल में अपना शिकार ढूंढता रहता है। इस रिचुअल में सिद्धि प्राप्ति के बाद वो अमर हो जाता है, और तब तक नहीं मरता जब तक उसका दिल उसके सीने से निकाल नहीं दिया जाता, या फिर उसे नवाजो ट्राइब के लोग मारते हैं, क्योंकि नवाजो ट्राइब के लोग काले जादू में और भूत प्रेत पे अंकुश लगाने में माहिर होते हैं। ये सारी बातें मुझे मेरे दादा ने बताई थी, लेकिन समय के साथ ये बातें भी मेरे लिए पुरानी हो गई। मैं धीरे धीरे इन बातों को भूल गया, और जंगल में जब भी मूड बनता मैं कैंपिंग, हंटिंग और हाइकिंग के लिए निकल जाता था। अब तक मैं जंगल में कई बार कैंपिंग कर चुका था। मेरे साथ कभी कोई घटना नहीं हुई, मुझे कभी किसी भी डर का कोई एहसास नहीं हुआ था। मेरा जंगल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से विश्वास उठ गया था। लेकिन उसके बाद 2016 में एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में पिछले कई सालों से छपी हुई जंगल की खूबसूरत तस्वीर को अचानक से भयानक और बदसूरत कर दिया था।
2016 की एक शाम थी। मैं नेल्सन और केम के साथ कैंपिंग करने के लिए जंगल में पहुंचा था। जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने एक अच्छी सी जगह देखकर अपना टेंट वहां पे लगा दिया। मौसम में हल्की हल्की बारिश की बूंदें थी, इसलिए हम कैंप के अंदर ही बैठे रहे और थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब बारिश थम चुकी थी तब हमने अपने पास रखी लकड़ियों से कैंप फायर जलाया। ठंडा मौसम था। जो लोग ऐसे मौसम में कैंपिंग कर चुके हैं उनको तो पता होगा, इस ठंडे बरसात के मौसम में जब आपके पास बियर की ढेर सारी बोतल हो, चटनी और टोमेटो सॉस के साथ भुना हुआ चिकन अगर आपको मिल जाए तो ऐसे में आपके आनंद को 4 चांद लग जाते हैं। हमने कैंप फायर में चिकन भुना और शायद आज यही गलती हम पे भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि हमने सुना है वेंडिगो मीलों दूर से इंसान और मांस को सूंघ लेता है। हम इंसान थे और हमारे पास चिकन का मांस भी था जो रोस्ट होकर अपनी गंध चारों ओर बिखेर चुका था। हमने रोस्टेड चिकन खाया, ढेर सारी बियर पी। कैंप फायर की आग हल्की हो चुकी थी, इसलिए उसमें फिर कुछ बड़ी लकड़ियां रखने के बाद हम अपने कैंप में सोने चले गए। अभी हमें लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी मुझे बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कैंप फायर के पास खाना खाते समय हमने आपस में जो बातें की थी वही सारी बातें मुझे सेम हमारी आवाज़ में सुनाई दे रही थी। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, वो बातें और आवाज़ें ऐसी थी जैसे मैं नेल्सन और केम बाहर बैठे आपस में बात कर रहे हों। मैंने सोचा कहीं नेल्सन और केम बाहर तो नहीं चले गए, मगर वो दोनों तो गहरी नींद में थे और अगर वो दोनों बाहर गए भी होते तो बस उन्हीं की आवाज़ आनी चाहिए थी। उनके साथ मेरी आवाज़ कैसे आ रही है जबकि मैं तो कैंप के अंदर हूँ। ये सब देखकर मैंने नेल्सन और केम को जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थे। जब मैं उनको जगा रहा था तब बाहर से आने वाली हमारी आवाज़ें बंद हो गई थी। मैंने कैंप का थोड़ा सा जिप खोल के बाहर देखा, मुझे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। मैं वापस लेटा और सोचने लगा अभी जो कुछ हुआ है क्या ये सच था या बस मेरा वहम था। यही सब सोचते सोचते मैं हल्की नींद में गया ही था, तभी फिर मारे डर के मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी कदमों को दबा के हमारे कैंप के चारों तरफ घूम रहा हो। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने नेल्सन और केम को जगाया, उन्हें इशारे से कदमों की आती हुई आहट को महसूस करने के लिए कहा। हम उस आहट पे अपना कान लगाए बैठे थे, तभी फिर हमें पास से ही एक बच्चे की आवाज़ आने लगी। वो बच्चा मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था, जैकब, जैकब तुम कहाँ हो? इतनी रात को इस जंगल में कोई बच्चा आकर मुझे क्यों बुलाएगा? हम तीनों ने सोचा कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। हमने टॉर्च और गन उठाई और अपने कैंप से बाहर आ गए। हम बाहर निकल के अपनी गन ताने हुए चिल्ला रहे थे, कौन हो, सामने आओ। आधी रात को तुम्हें प्रैंक करने के लिए ये जंगल ही मिला था। हम चारों तरफ देख रहे थे, जंगल पूरी तरह शांत था। हमें अब और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और हमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। हर तरफ देख लेने के बाद जब हमारी नज़र वापस हमारे कैंप की तरफ गई तब हमने देखा कोई लंबा सा जीव हमारे कैंप के पीछे छुपा हुआ खड़ा था, जो अपना सर बाहर निकाल के हमें लगातार घूरे जा रहा था। उस जीव को देखते ही हमारे हाथ पैर फूल गए थे। वो यही कोई 8 फीट लंबा था, उसका जबड़ा लटका हुआ था, उसकी आंखें पीले रंग की तेज लाइट जैसी चमक रही थीं। सर के ऊपर 2 सींग थे। लग तो हिरन जैसा रहा था, लेकिन वो हिरन बिल्कुल भी नहीं था। अब मुझे अपने दादाजी की बताई हुई बातें याद आने लगी थी। हम बहुत डरे हुए थे, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी हम तीनों ने बिना कुछ सोचे उसकी तरफ एक साथ फायरिंग करना शुरू कर दिया। वो जोरदार चीख के साथ पीछे की तरफ भाग गया। यही हमारे जिंदा बचने के लिए अच्छा मौका था। हमने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा और अपनी कार की तरफ दौड़ पड़े और हम कार में बैठते ही जंगल से बाहर आ गए।
दूसरे दिन सुबह जाकर हमने अपना सामान उठाया। हमारे छोटे छोटे सामान सही सलामत थे, लेकिन बड़े सारे सामान कटे फटे कैंप साइट पे पड़े हुए थे। उसके बाद आज 7 साल होने को है, हम दोबारा कैंपिंग करने जंगल में नहीं गए और उस रात की घटना को हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। हो सकता है मेरी ये कहानी और मेरी इस बातों पे आप विश्वास न कर सकें, क्योंकि कुछ बातें जब तक आपके सामने न घटित हों तब तक आप उस पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। मुमकिन है कभी आप भी इस घटना को फेस करें और तब आपको विश्वास हो जाएगा, लेकिन क्या पता तब आप अपना विश्वास शेयर करने के लिए दुनिया में जिंदा न बचें। इसलिए अगर कभी जंगल में कैंपिंग के लिए आप जाएं तो अपना कैंप आप वहां लगाना जहां दूसरे कई सारे कैंपर्स मौजूद हों, क्योंकि वेंडिगो कभी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हमला नहीं करता। मेरा नाम पीटर है। मैं एरिज़ोना के जंगलों के पास एक टाउन में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं अपनी दुनिया में बहुत अकेला और तन्हा हूँ, लेकिन अब यही अकेलापन मुझे अच्छा लगने लगा है। मेरे साथ मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई रहता था। मेरे माता पिता की मौत 2016 में एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और वहीं मेरा छोटा भाई भी 2019 में मुझे छोड़कर चला गया। 2008 या 2009 था, मैं यही कोई 10 साल का रहा हूँगा। मेरे माता पिता अनाथालय से मेरे छोटे भाई को अडॉप्ट करके लाए थे। उस समय उसका नाम हेनरी था, लेकिन हमारे घर आ जाने के बाद अब उसका नाम ब्रूस हो गया था। हम बहुत खुश थे। साथ स्कूल जाना, साथ घूमना टहलना हमारी डेली रूटीन में हो गया था। हम हंसते खेलते बड़े होने लगे। हमारे पास हमारा खुद का अच्छा सा घर था, हमारी अपनी खुद की कार थी और एरिज़ोना के जंगल के पास सैलानियों को रेंट पर देने के लिए हमारे पास 8 फार्म हाउस थे। हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। हम दोनों भाई अपने पिताजी के साथ जंगल में अपने फार्म हाउस पे कभी कभी हिरणों का शिकार करने जाते और वहीं फार्म हाउस पे रुक भी जाया करते थे। कभी कभी हम दोनों भाई अकेले उस फार्म हाउस पे चले जाते, लेकिन हमारे पिताजी की तरफ से हमें सख्त निर्देश था, अंधेरा होने के बाद फार्म हाउस से बाहर मत निकलना, सारे खिड़की और दरवाज़ों को बंद रखना, शाम ढलने के बाद दरवाजे पे कितनी भी नॉक हो जाए, कितना भी कोई बाहर से तुम्हारा नाम लेके तुम्हें पुकारे, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है। हम उनकी बातों पे अलर्ट थे, लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि किसी ने हमारा दरवाज़ा नॉक किया हो या बाहर से हमें बुलाया हो। माता पिताजी की एक्सीडेंटल मृत्यु के बाद हम दोनों भाई बहुत उदास और अकेले हो गए थे। अब हंटिंग करना और फार्म हाउस पे रुकना हमने बहुत कम कर दिया था। कभी कभी छुट्टियों में हम फार्म हाउस देखने चले जाते और बाकी का समय हम अपने टाउन वाले घर में अब बिताने लगे थे। 2019 था, गर्मियाँ अपने शुरुआती चरण में थी। मेरे भाई ने कहा चलो फार्म हाउस पे चलते हैं, वहाँ पे हिरन का शिकार करेंगे और 2-3 दिन वहीं पे ठहरेंगे। मैं भी तैयार हो गया। हम दोनों भाई 3 बजे शाम के आसपास जंगल में फार्म हाउस पे पहुंचे और अपनी राइफल लेकर हम छत पे बैठे हुए हिरणों का इंतज़ार करने लगे। हमारा फार्म हाउस जहाँ था उधर रोज़ हिरणों का कई झुंड आता था, लेकिन आज बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी, अब तक कोई हिरन हमें दिखाई नहीं दिया था। बीच बीच में कुछ शिकारी उधर से गुजरे, उनसे हमारी हाय हेलो भी हुई थी, लेकिन मानो आज हिरणों को जैसे जंगल निगल गया था। हम बैठे रहे और बैठे बैठे काफ़ी शाम हो गई थी। अब तक उधर कोई हिरन हमें दिखाई नहीं दिया था। जब शाम ढलने लगी और अंधेरा फैलने वाला था, तब हम दोनों भाई मायूसी से छत से उतर के फार्म हाउस में आने लगे। और हम उतर ही रहे थे, तभी सामने पेड़ के नीचे मुझे हिरन का एक बच्चा दिखाई दिया। मैंने राइफल उस पर चला दी। हिरन का वो बच्चा वहीं गिर गया। मेरा छोटा भाई बहुत एक्साइटेड होकर जल्दी से छत से उतर के उस हिरन को लाने के लिए घर से बाहर दौड़ा। फार्म हाउस के सामने ही वो हिरन गिरा था, इसलिए मैंने ब्रूस को अकेले बाहर जाने दिया।
मैं भी छत से उतर के नीचे फार्म हाउस में आया। अपने छोटे मोटे काम किए, लेकिन अचानक से मुझे याद आया 15-20 मिनट हो गए हैं, ब्रूस को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। इतनी देर हो गई और ब्रूस हिरन लेकर अब तक वापस क्यों नहीं आया। मैं फार्म हाउस से बाहर आया, ब्रूस को आवाज़ लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। मैंने जिस हिरन का शिकार किया था वो हिरन अभी भी उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन ब्रूस आसपास कहीं नहीं था। मैंने पूरी ताकत से उसका नाम लेकर उसे पुकारा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरा छा चुका था। मैं फार्म हाउस में आया, फ्लैश लाइट और अपनी गन लेकर आसपास ब्रूस को चिल्ला चिल्ला के ढूंढने लगा। रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। तभी मैंने फॉरेस्ट रेंजर्स को कांटेक्ट किया और सारी बातें उनको बताई। बड़ी बड़ी फ्लैश लाइट लेकर उनकी पूरी टीम ब्रूस को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गई। मैं भी सबके साथ ब्रूस को ढूंढ रहा था। मैं चुप था, लेकिन मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं सोच रहा था ब्रूस कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर ब्रूस को भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले कैसे रहूँगा? फॉरेस्ट रेंजर्स ने ब्रूस को पूरी रात ढूंढा, लेकिन ब्रूस कहीं नहीं मिला। सुबह मुझे ज़बरदस्ती रेंजर स्टेशन में सुला दिया गया और रेंजर्स ने कहा, तुम थोड़ी देर सो जाओ, हम ब्रूस को ढूंढ लेंगे। मैं थका हुआ था और रात भर का जगा भी था, इसलिए न चाहते हुए भी मैं सो गया। दोपहर में मेरी आँख खुली। मैंने जगते ही रेंजर्स से ब्रूस के बारे में पूछा, क्या हुआ, ब्रूस मिला? रेंजर्स ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हम ब्रूस को ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने मेरे सामने एक रिस्टवॉच और शर्ट रखी। मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो ये चीज़ें किसकी है? मैं तुरंत पहचान गया, ये घड़ी और शर्ट ब्रूस की है। कल उसने यही शर्ट पहन रखी थी। मैंने पूछा, ये घड़ी और शर्ट आपको कहाँ से मिले? रेंजर्स ने बताया, करीबन 20 किलोमीटर अंदर जंगल में हमें ये दोनों चीज़ें एक बड़े से पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली है। ये बात हम सबके लिए चिंताजनक थी। 20 किलोमीटर दूर एक बड़े से पेड़ की ऊंचाई पर कोई ब्रूस की घड़ी और शर्ट को क्यों और कैसे टांगेगा? मैं रोने लगा था। मुझे ब्रूस के लिए उल्टे उल्टे ख्याल आने लगे थे, लेकिन रेंजर्स ने मुझे समझाया, हमें शर्ट पे और आसपास किसी भी अनहोनी और ब्लड के सैंपल नहीं मिले हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। ब्रूस जहाँ भी होगा अच्छा होगा और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। न चाहते हुए भी मैंने अपने मन को बहलाया और ब्रूस के जल्दी मिल जाने के लिए मैं भगवान से दुआएं करने लगा। होते होते 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अब तक ब्रूस का कोई पता नहीं चला था। मुझे रेंजर्स ने वापस अपने घर भेज दिया और कहा, जैसे ही हमें ब्रूस की कोई खबर लगेगी हम आपको यहाँ बुला लेंगे। मैं बुझे हुए मन से वापस आ गया। मुझे अब मेरा अकेला घर काट रहा था। रह रह के मुझे ब्रूस की याद आ रही थी। मैं ब्रूस को याद कर करके रोता रहता था। 10-15 दिन के बाद रेंजर्स की कॉल आई। मुझे जल्दी जंगल में रेंजर स्टेशन पहुंचने के लिए कहा गया। मैं घबराए हुए मन से जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। वो लोग मेरे इंतज़ार में थे और मेरे पहुंचते ही मुझे जंगल में मीलों दूर अंदर एक पहाड़ी की तरफ वो लोग लेकर जाने लगे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, हाइकर्स का एक ग्रुप पहाड़ियों पे चढ़ रहा था। उन्हें वहाँ कुछ दिखाई दिया है। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा हो जो ब्रूस से जुड़ा हुआ हो। उसी की पहचान करने के लिए हम आपको वहाँ लेके जा रहे हैं। मैं रास्ते भर रोते हुए जा रहा था और ब्रूस के लिए दुआएं कर रहा था। कुछ घंटों के बाद हम उस पहाड़ी वाले क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ पहले से कुछ रेंजर्स और उन हाइकर का ग्रुप मौजूद था। मैं भागता हुआ उनके पास पहुँचा। मुझे पहचानने के लिए मेरे सामने वाइट शीट में ढका हुआ कुछ लाके रखा गया था। रेंजर्स ने जब उस सफ़ेद चादर को हटाया तब मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई थी। मैं बेजान होकर ज़मीन पर गिर गया। जो मेरे सामने रेंजर्स ने लाकर रखा था वो कुछ और नहीं था
बल्कि ब्रूस की कटी फटी लाश थी। उसके चेहरे पे खरोंच के निशान थे। सीने, शोल्डर और थाई के सारे गोश्त गायब थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। किसी ने ब्रूस को इतनी दूर ऊपर पहाड़ी की चोटी पे ले जाके मार दिया था। ब्रूस के सीने की हड्डी तक कोई चबा गया था, लेकिन ब्रूस का फेस उसने ऐसे ही छोड़ दिया था। ब्रूस की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। एक एक्सीडेंट कह के मुझे उसकी डेड बॉडी दे दी गई। मेरे किसी भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कोई 17 साल के लड़के को इतनी आसानी से उठाकर इतनी दूर कैसे ले जा सकता है? उसकी शर्ट और घड़ी को ऊंचे पेड़ पर कब और कैसे लटकाया गया? फिर कैसे उस ऊंचे पहाड़ पर कोई ब्रूस को ले जा सकता है जहां हाइकर्स भी बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के नहीं पहुंच सकते? अचानक से उस शाम वहां हिरन का बच्चा दिखना, फिर ब्रूस का गायब हो जाना, उसकी शर्ट और घड़ी किसी ऊंचे पेड़ पर लटकना और उसकी लाश का एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर मिलना, ये सब किसी नॉर्मल इंसान या नॉर्मल जानवर के बस की बात नहीं है। मुझे यकीन है इसके पीछे वेंडिगो का हाथ है। वेंडिगो एरिज़ोना के जंगल में वास करता है, जिसे जानता तो सब है, लेकिन किसी कारणवश कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे पिता भी ये बात जानते थे, तभी उन्होंने शाम ढलने के बाद फार्म हाउस के बाहर न जाने और खिड़की दरवाज़ा न खोलने की बात वो हमसे कहा करते थे। आज इस घटना को 4 साल हो गए हैं। मैंने अपने प्यारे भाई को खो दिया है, लेकिन आज भी मैं उसे याद करके रोता हूँ। ये 4 साल पुरानी घटना मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे अभी कल ही ये घटना मेरे साथ घटित हुई हो।